10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी पैसा बचा पाएगा? बिल्कुल बचाएगा। बिल्कुल बताओ भैया, हॉट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो भी आता है एक एग्जांपल लेकर के आता है वॉरेन बफे। क्या कोई इन्वेस्टर वॉरेन बफे जितना कमा सकता है? तो मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वॉरेन बफे बनने आए हैं तो बिल्कुल सही सोच कर आए हो। वॉरेन बफे जितना किसको कमाना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको अपने पैसे को लेकर? आप सिर्फ वॉरेन बफे पर फोकस मत कीजिए, और भी लोग हैं फोकस करने के लिए। जैसे एक नया इन्वेस्टर जब पैसा लेकर के आ रहा है, कुछ पैसे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, क्या करना चाहिए उस पैसे का? उसको कैसे, कहाँ, क्या करे? इंडिया की कोविड में सरवाइव करने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। एक वो शॉर्टकट बता देता हूँ सर, जो कम कमा रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है, मैं आपको उनको सिंपल बताऊंगा पैसे जोड़ना कैसे है। अभी 2022 का शायद ये डेटा है कि हमारे निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा तो पाकिस्तान के इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। सवाल ये है कि क्या भारत के इंडेक्स को छोड़ करके कहीं दूसरे देश के इंडेक्स पे जाके इन्वेस्ट करें? मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के ना कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा पहले कि इन्वेस्टमेंट है क्या, और जो लोग सच में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ गए। 45 दिन में आंकड़ा था 40 करोड़ से ऊपर के आसपास, वो आंकड़ा हम 29 दिन में ही क्रॉस कर गए, 29-30 दिन में ही। तो आप सोचिए कि एक ऐसा प्लेस है इंडिया जहाँ पे एक देश की लगभग 30% पॉपुलेशन एक ही जगह पर पहुंच गई है और इसने बर्दाश्त कर लिया। अब आप सोचिए उससे कितनी इकोनॉमी डेवलप हुई होगी। देखो भैया, डिस्कशन हमने अभी शुरू किया नहीं है, लेकिन आपको पहले एडवांस में बता देता हूँ कि आज जो हम पैसे के मामले में डिस्कस करने वाले हैं, क्रिप्टो के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को आएगा आज। कारण क्या है कि हम जिनके साथ आज बैठे हैं वो हैं प्रियांक शर्मा जी, सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, और इनकी नॉलेज इन चीज़ों में भरपूर है। और मुझे लगता है जिस तरीके से चीज़ों को बताते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से, आसान तरीके से बताते हैं। तो आज इसका नमूना आज आपको पूरे डिस्कशन में मिल जाएगा। ऐसा मिल जाएगा क्या? सर उम्मीद तो यही करता हूँ। मस्त। कैसे हो प्रियांक जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मज़े में? हाँ जी सर। मुझे सबसे पहला सवाल आपसे ये दागूंगा मैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो भी आता है एक एग्जांपल लेकर के आता है वॉरेन बफे। क्या कोई इन्वेस्टर वॉरेन बफे जितना कमा सकता है, या वॉरेन बफे जितना किसको कमाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको अपने पैसे को लेकर के? सर आपने तो पहला ही मुझे लगता है कि कैनन दाग दिया है। ऐसा? अच्छा। सर देखिए, सीन क्या है कि वॉरेन बफे एक इतना बड़ा इन्वेस्टिंग की दुनिया का नाम है, और हर एक आदमी जब किसी भी फील्ड में आगे जाता है तो हमेशा टॉप को देख कर आता है। अगर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मैं यही सोचूंगा कि सचिन जैसा बनूं, कोहली जैसा बनूं। सही बात है सर। तो हर फील्ड का यही सीन है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में भी जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हम वॉरेन बफे बने, है ना। बट मेरा सीन क्या है कि मैं लोगों को ऐसा जानबूझ के बोलूँगा कि आप सिर्फ वॉरेन बफे पर फोकस मत कीजिए, और भी लोग हैं फोकस करने के लिए, जैसे इलोन मस्क, जैसे जेफ बेजोस जो अमेजोन के सीईओ हैं, रमेश दमानी जी जो डीमार्ट के ओनर हैं इंडिया में, झुनझुनवाला सर जो अभी तो स्वर्गवासी हो गए हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उसको कहने के पीछे कारण क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। वॉरेन बफे सर की एक स्ट्रेटजी थी जो शायद 70s 80s 90s में बहुत अच्छी कारगर काम की, लेकिन वक्त बदलता है तो हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी बदलनी चाहिए। अगर हम सिर्फ वॉरेन बफे के स्ट्रेटजी को फोकस करने पे काम करेंगे तो क्या पता जो वॉरेन बफे के लिए काम कर रहा था वो हमारे लिए काम करे या ना करे। मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इन्वेस्टिंग का। आप एक तरफ देखिए दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी अभी जिनका मैंने नाम लिया, एलोन मस्क को देख लीजिए आप, जेफ बेजोस को देख लीजिए। अब आप एलोन मस्क के कामयाबी का तरीका देखिए। अफ्रीका में पैदा हुआ लड़का यूएस शिफ्ट हो जाता है पेरेंट्स के साथ, किताबी कीड़ा होता है, हाई स्कूल में एक गेम बनाकर बेच देता है। लोगों को लगता है कि क्या ये कोई, जैसा बोलते नहीं किताबी कीड़ा है, उस तरह का लगता है कि ऐसे काम कर रहा है, कोडिंग करता रहता है पूरे दिन, ये करता रहता है। लेकिन वो आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के एक्सकॉम बनाता है, जो बाद में पेपाल उसको मतलब खरीद लिया ईबे ने, पेपाल बन के उसको मिलियनर बना देता है 3-4 साल बाद। अब उसने जो पेपाल से पैसा कमाया, आदमी क्या सोचेगा, ये पैसा आ गया अब इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन वो आदमी क्या करता है, वो आदमी उस पैसे को 2 अलग कंपनीज में लगा देता है। एक टेस्ला जिसको आज सब जानते हैं, एक स्पेस एक्स। आज वो कंपनीज बड़ी बन जाती है और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब पूरी इस स्टोरी के अंदर जो हमें समझने वाली बात है कि इलोन मस्क एक इस तरह का इन्वेस्टर था जो लगातार रिस्क भी लेता रहा, अपने फील्ड भी बदलता रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो उस जगह पर पैसा लगा रहा था जिसके बारे में उस वक्त कोई बात नहीं कर रहा था। आप सोचिए 95 में कौन सोच रहा था कि पेपाल जैसा प्लेटफॉर्म बन सकता है, कि बैंक, ट्रेडिशनल बैंक छोड़कर आप पैसे को ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब लोगों ने ये करना शुरू किया, पेपाल आया, तो उसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि कल हम मंगल ग्रह भी जाएंगे, कल हम मार्स ग्रह भी जाएंगे, चांद पर घर बनाएंगे,
हम तो बॉलीवुड के गानों पर ही सुनते थे ना, चांद तारे तोड़ लाऊं। चांद लेकिन के पार चलो सजना। सो हम ऐसा सोचते थे, लेकिन वो आदमी ये सोच रहा था कि ये चीज़ चलेगी आगे। सो आपको इन्वेस्टिंग के लिए अलग अलग सोच रखनी पड़ती है। जहाँ पर एक आदमी ऐसा था जो इन्वेस्टमेंट बदल रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहा था। जेफ बेजोस क्या कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब थी, वो छोड़कर अपने गैरेज में अमेजोन शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ब्लॉग पढ़ लिया था कि आगे आने वाली दुनिया इंटरनेट की होगी। तो उन्हें लगा कि इंटरनेट से किताबें भी बेची जा सकती हैं, चलो बेच के देखते हैं। तो एक आदमी ने किताब बेचना शुरू किया। लेकिन ये आपको इंटरप्ट करता हूँ, ये सारे जितने बिलियनर्स हैं सारे पढ़ाकू हैं, किताबी कीड़ा हैं सारे, नहीं? हाँ। सर सीन क्या है कि आपको बिलियनर जैसा, बिलियनर एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, मिलियनर बनना अलग बात है। बिलियनर बनने के लिए आपको, अगर आप एकदम, ये तो हेरिटेज से बनेंगे, पिताजी का पैसा है, अदरवाइज आपको एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लानी है, एक डिसरप्टिव आइडिया लेके आना है, जिस आइडिया के बारे में आज तक कोई बात ना कर रहा हो। आप वो किसी भी फील्ड में देख लीजिए, वही बिलियनर हैं, बिल्कुल, जिन्होंने कुछ डिसरप्टिव, कुछ चेंज लेके आ गए वो उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में। तो जैसे जेफ बेजोस का मैं जो एग्जांपल दे रहा था, अब इलोन मस्क एक आदमी था जो बार बार एक नया चीज़ सोच रहा था, बना रहे थे, उसको बेच के अगले में। अब वो जैसे ट्विटर पे आ गए और वो एक न्यूरोलॉजी की कंपनी बना रहे हैं जिसमें कि आप दिमाग से ही कंप्यूटर चला पाओगे। तो ऐसा चल रहा है काम? हाँ जी सर, बिल्कुल इलॉन मस्क काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो पिछले साल ही उन्होंने उसका प्रोटोटाइप भी शुरू कर दिया था कि जो लोग जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं या उनके पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उनके दिमाग के सहारे वो लोग माउस चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। तो इस पर वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कीबोर्ड टाइपिंग वगैरह भी सब दिमाग से? नहीं, अभी फिलहाल माउस पे काम कर रहे हैं, बट उनका टारगेट यही है कि मैं ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप हैं या फिर जो लोग फिजिकली अब नहीं चीज़ें कर सकते लेकिन जी तो रहे हैं, तो उनको भी जीने का मकसद दिया जाए। सो एआई का डेवलपमेंट, तो आप सोचिए वो इस तरह की टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं कि जो अभी नहीं हो रहा वो आगे कैसे होगा। दूसरी तरफ जेफ बेजोस को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे काम किए कि उन्होंने दूर का सोचा, डेफिनेटली ये तो कॉमन चीज़ है कि इन्वेस्टर की पहली पहचान उसे दूर का सोचना है। बट आप सोचिए वो आज भी अमेजोन ही चला रहे हैं। उन्होंने अमेजोन बेची नहीं, वो अमेजोन में पहले बुक्स बेच रहे थे, फिर उन्हें लगा कि अच्छा बुक्स जा रही है तो चलो पेन भी बेच देते हैं, पेन भी जा रहा है तो चलो फिर जो है कपड़े भी बेच देते हैं, कपड़े भी जा रहे हैं चलो ग्रोसरी का सामान दे देते हैं। और आज अमेजोन पे क्या नहीं बिकता। अभी मैं आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था कि कॉस्मेटिक्स वगैरह वो सब भी सामान ला रहे हैं अमेजोन पर। ये तो आप सोचिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, है ना? तो आप देखिए वो आज दुनिया का तीसरे सबसे अमीर आदमी है। तो बेसिकली उन दोनों की सोच से आप समझोगे, दोनों ने दूर का सोचा, दैट वाज कॉमन, दोनों रिस्क टेकिंग थे, दैट वाज कॉमन, बट उनकी दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग थी। एक इलॉन मस्क जो बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है अपनी स्ट्रेटजी, अपने धंधे को, एक जेफ बेजोस जो एक ही धंधे में टिका हुआ है और उसको डाइवर्सिफाई बहुत बड़ा कर रहा है। हाँ, बड़ा diversify कर रहा है, राइट सर? तो अब आप सोचिए, वॉरेन बफे के लिए हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी ढूंढकर पैसा लगाना रहा हो सकता है इलोन मस्क के लिए कंपनी नई टेक्नोलॉजी ढूंढना रहा हो, जेफ बेजोस के लिए एक टेक्नोलॉजी पकड़ के उसको कितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हो ये रहा हो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज वॉरेन बफे बनने जा रहे हो तो आप डायरेक्शन, तो आपका गोल तो बिल्कुल सही है। क्या गजब एग्जांपल दिया, लेकिन आपको, अगर मैं प्रियांक शर्मा हूं तो आपको प्रियांक शर्मा बनना है, आपको वॉरेन बफे नहीं बनना। आपका नाम अगर रमेश सुरेश है तो आपको रमेश सुरेश बनना है और अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनानी है। तो आप दूसरों को पढ़ें, उनके जो बेसिक फाउंडेशन उसको सीखें, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी उनकी, नई टेक्नोलॉजीज को ढूंढना था। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं सर देता हूँ, आज आप देख रहे हैं सब कुछ डिजिटल जा रहा है, राइट? अब अगर आप मुझे बोलें कि सर मैं जाके रेडियो की कंपनी में पैसा लगाऊंगा और मैं भी वॉरेन बफे बन जाऊंगा, नहीं हो सकता। ये आपका विजन है। हाँ। और एक आदमी का विजन ये है कि जब इंटरनेट पे सब कुछ जा रहा है, मूवीज में भी ग्राफिक्स आने लग गए, तो क्यों ना मैं जो है वर्चुअल रियलिटी वाली कंपनीज में पैसा लगाऊं, क्यों ना मैं ऐसे आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में सोचूं जो कि आने वाले टाइम की है, क्यों ना मैं ऐसे सेक्टर्स ढूंढना शुरू करूं, तो शायद आप अगले वॉरेन बफेट बन जाएंगे। तो सर मेरी सोच ऐसी है, अब क्योंकि ना तो मैं वॉरेन बफेट जैसा बन गया हूं, बट मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, तो मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वॉरेन बफे बनने आए हैं तो बिल्कुल सही सोच कर आए हो, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करो, उनसे सीखो और अपना रास्ता बनाओ। इलॉन मस्क के बारे में जैसे आपने कहा कि सब कुछ बिगिनिंग फेज में होना, बिगिनिंग क्या मतलब, जो दुनिया सोच ही नहीं रही है उस बारे में वो आदमी ने सोच करके उसको शुरू करता है। सेम क्रिप्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिटकॉइन उसने कब होल्ड करा था, 2009 या 2010? नहीं सर, इलॉन मस्क ने, नहीं सर, इलॉन मस्क ने तो बिटकॉइन को 2021-22 में पहली बार बोला।
बिटकॉइन का तो सिनेरियो सर सतोशी नाकामोटो को था। नहीं, उसके पोर्टफोलियो में कब से है? सर ये 2022 में आया था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया था। ऐसा है क्या? हाँ जी, तो जब उन्हें पता चला, तो जितना मुझे याद है, हम्म, तो टेस्ला की कार्स को उन्होंने बिटकॉइन से खरीदने की कोशिश करी थी। हम्म, बिटकॉइंस को होल्ड किया था। हम्म, एंड देन जब बिटकॉइन की रैली, अगर आपको याद हो, 2021 में 30,000 से 60,000 जब पहली बार गई थी, टॉप बना था, हम्म, तब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग मैक्सिमम कर ली थी। हम्म, फिर उन्होंने एक मीम कॉइन पकड़ लिया था, डोज कॉइन, हम्म, अगर आपको याद है। हाँ तो हाँ। फिर उन्होंने बोल दिया था कि मैं टेस्ला को डोज कॉइन से खरीदवाऊंगा, बट वही फिर रेगुलेशंस इश्यूज और वो सब आ गए। बट मैंने कुछ ऐसा सुना है कि शायद बिटकॉइन उनके पास 2010 से है। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है? कोई पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। अच्छा, बाकी ऐसे हो र्यूमर्स हो तो सूत्रों के अलग बात खबर है। से अच्छा, सो ओके। उसका नहीं आइडिया है, बट ऐसा कुछ कभी कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, और मैं इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखूंगा, पब्लिक डोमेन में होता तो प्रियांक को पता होता। होपफुली। हाँ, मस्त, ये कॉन्फिडेंस बढ़िया लगा मुझे। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, चलो ठीक है, वॉरेन बफे जैसा बनने के आपने बोला कि अलग अलग तरीके अपनाओ, लेकिन फिर भी एक नया इन्वेस्टर जब पैसा लेकर के आ रहा है, कुछ पैसे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, क्या करना चाहिए उस पैसे का? उसको कैसे, कहाँ, क्या करे वो? चलो लाख रुपए मान लो, क्या करे स्टॉक मार्केट में आकर के वो लाख रुपए का? ठीक है सर। तो सर अब मेरा यहाँ पर थोड़ी सी ना सोच इन्वेस्टमेंट को लेकर अलग है। हालांकि मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ, और मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि सब लोग स्टॉक मार्केट को एक बार ट्राई करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के ना कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा पहले, कि इन्वेस्टमेंट है क्या, और जो लोग सच में इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ गए, तो उनकी साइकोलॉजी क्या थी? क्या उनकी साइकोलॉजी थी कि स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है? क्या उनकी साइकोलॉजी थी कि कभी कोई रियल एस्टेट खरीद के डाल देनी है? क्या उनकी साइकोलॉजी थी कि गोल्ड खरीद लेना है? क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है, जो हेल्प करेगा लोगों की। और मेरे हिसाब से इसके पीछे अगर आपको कामयाबी चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके साइकोलॉजी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक बुक में पढ़ा था, अब से करीब 3 साल पहले, और ये कंसेप्ट मुझे इतना बढ़िया लगा सर, आज मैं अपने ज़िंदगी में तो यही अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं वो बताऊँगा, फिर मैं आपको स्टॉक मार्केट पे बताता हूँ। सो इन्वेस्टर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आपने एक सवाल सुना होगा अक्सर, बचपन में मैंने तो बहुत सुना, मेरे फैमिली में लोग बोलते थे कि पैसे पेट भर नहीं उगते। हाँ। लेकिन आजकल जो समझदार लोग हैं वो बोलते हैं कि पैसे पेट भर ही उगते हैं, आपको बस पैसों का पेड़ लगाना आना चाहिए। अब मैंने ये सुना, अच्छा लगा, अब मुझे लगा मैं भी पैसों का पेड़ लगाऊंगा। अब पैसों का पेड़ क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा बिजनेस का सोर्स जो आपको पैसिव इनकम दे। मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपने म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा कैपिटल लगाया, और उससे अगर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करने पड़ रहे, तो पेड़ वही तो है। आपने शुरू में मेहनत किया, पानी दिया, रखवाली करी, बड़ा कर दिया, फिर वो फल दिए जा रहा है। जो आम का पेड़ एक बार आम आपको दे देगा, अब आपको उसकी रखवाली नहीं करनी है, रोज पानी नहीं देना है, तो आपने पेड़ लगा लिया। तो अगर आपने एक अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर लिया, अब वो आपको आम देगा। आपने गोल्ड खरीद लिया, अब गोल्ड का प्राइस बढ़े जा रहा है, आपको आम मिल रहे हैं, तो आपने पेड़ लगाया। आपने एक अगर नेटवर्क बना लिया लोगों का, वो लोगों के नेटवर्क से आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको आम मिल रहे हैं, तो ये पेड़ हुआ। अब सर, पेड़ लगाने वाला जो कंसेप्ट था, मैंने इसको और बारीकी से जब समझने की कोशिश करी, तो मुझे जो कंसेप्ट समझ में आया, आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पेड़ लगाने वाले भी 3 तरह के होते हैं। अब ये बात हो सकता है आप इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। एक इन्वेस्टर होता है जिसकी सोच होती है कि मैं बीज लेकर आऊँगा, मेहनत करूँगा, रखवाली करूँगा, उसका पेड़ लगेगा, पेड़ से आम निकलेंगे और मैं आम खाऊंगा। एक इन्वेस्टर। दूसरा इन्वेस्टर होता है, थोड़ा सा स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, मैं बीज लेकर आऊँगा, मैं पेड़ लगाऊंगा, लेकिन जो आम आएंगे, अगर 10 आम आएंगे, उनमें से 2-3 खाऊंगा और बाकी 2-3 को बेच दूंगा, और उससे पैसा कमाऊंगा, मेरा पेड़ ज़्यादा मुझे देगा। बिल्कुल। और एक तीसरा इन्वेस्टर होता है, वो पेड़ लगाएगा, आम आएंगे, आम बेचेगा, सारे जरूरत पड़ी सारे बेच देगा, उससे फिर बीज लगाएगा, और जब तक बाग नहीं बन जाता तब तक लगाता रहेगा, और फिर खाली बैठकर खाएगा। अब अगर आपको बनना है वॉरेन बफे, आपको बनना है मेरा इन्वेस्टमेंट बड़ा हो, तो आपको चूज करना आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर आप ये सोच लेकर आएंगे, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप उससे एक पेड़ लगाने के लिए आए हो, पेड़ के फलों से कमाने के लिए आए हो, या पेड़ के फलों से वापस नए पेड़ लगाने आए हो। तो अब तीनों के लिए स्ट्रेटेजी बताओ फिर। तो आप तीनों के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर आपको सिर्फ पेड़ लगाना है, सिंपल सी बात है कि मेरा कुछ आए, तो सबसे बढ़िया तरीका है सर कि आप किसी ना किसी तरह का इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो आपको डायरेक्टली पैसिव इनकम देता हो। अच्छा, पहला वाला क्या है कि पेड़ लगाया और
जब पेड़ फल फूल गया तब उससे फल निकाल के खाया। करेक्ट ठीक सर। है। ठीक है सर। हाँ। तो पहला तरीका सिंपल सा है, आपने उस पैसे को लगाया और आपने किसी एसेट में लगा दिया। अच्छा, पेड़ की भी बात हम कर रहे हैं तो आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, ताकि वो जिंदगी भर हमारे को देता रहे, एक बार वो देता बड़ा हो गया तो। करेक्ट सर। ठीक है। तो आपने जैसे रियल एस्टेट में लगा दिया, अब आपके वक्त में आप देखिए जमीन आपको धोखा दे जाए ऐसा बहुत ही रेयर है। ठीक है, आपने रियल एस्टेट में लगा दिया या आपने कुछ बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आपने लार्ज कैप में लगा के रख दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो धीरे धीरे आपको रिटर्न देगा, जैसा कि इंडियन मार्केट में पहले से होता आया है। सही बात है। दूसरा आदमी क्या है, वो सोचेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो जो आपकी पैसिव इनकम आ रही है उसको लगाने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो इसमें देखेगा किस स्टॉक के अंदर मुझे डिविडेंड मिलते हैं, स्टॉक पे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे डिविडेंड भी चाहिए। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा, मैं उसको फिर से इन्वेस्ट करूंगा। वो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा, वो खाली स्टॉक्स में नहीं लगाएगा, वो उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में एक लगाएगा, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक लगाएगा। फिर से तीसरा आदमी आता है, वो चाह रहा है कि मेरे को डिविडेंड भी मिले, मेरे को जो है म्यूचुअल फंड्स भी बने, और अगर मेरे पास जो पैसा आ रहा है उससे मैं ट्रेडिंग भी करूं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरा म्यूचुअल फंड रेडी है, म्यूचुअल फंड से पैसा आ रहा है, मेरी पैसिव इनकम जनरेटेड है, मैंने स्टॉक्स का फिर दूसरे बंदे की तरह पोर्टफोलियो बना लिया, 2 जगह पे लगा लिया, वहाँ पे भी मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेड है, मैं एक होल्डर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म में मुझे वो बेनिफिट देगा। और तीसरा आदमी क्या है, जो इनके रिटर्न्स आ रहे हैं ना, इससे ट्रेडिंग कर रहा है। ओके। अगर पैसा लॉस भी हुआ तो आपके पेड़ तो लगे हुए हैं। हाँ। अब आप इससे ट्रेडिंग कर रहे हो। और अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स उठा के सीधा ट्रेडिंग में लगा देते हैं, फिर होता है लॉस, फिर बनता है प्रेशर, और पता चला जी पानी आया था, पेड़ बस निकला ही था, और हवा आई, आंधी आई, उड़ा के चली गई। अब ना पेड़ लगाने के पैसे हैं, ना रखवाली के पैसे हैं, फल तो क्या खाएंगे। हाँ। तो आप कह रहे हो कि पैसा बनाने का कोई फिक्स सोर्स बन जाए, मतलब सोर्स क्या, आप कह रहे हो कि किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने से वहाँ जो कैपिटल बनता है, जो प्रॉफिट बनता है, उस बने हुए प्रॉफिट से आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ करो, ताकि पैसा लॉस भी हो तो आपका कैपिटल कहीं नहीं गया, कैपिटल तो उधर बढ़ रहा है, उधर लगा रखा है अपने म्यूचुअल फंड में। राइट सर। हाँ, ये है सर सही तरीका। लेकिन एक बात बताइए, आजकल के लड़कों में कहाँ पेशेंस है। अभी म्यूचुअल फंड में डाला तो 6 महीने में थोड़ी डबल होने वाला है वो, या 6 महीने में थोड़ी पैसा कमा के देने वाला है। अभी जो देख रहे हैं हालत मार्केट की, पिछले 6 महीने से लगातार ये गिरी जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, वो म्यूचुअल फंड से मिला हुआ रिटर्न जिससे वो ट्रेड कर पाए, अगर मैं ये मान के चलूँ कि 10,000 रुपये भी किसी को ट्रेड करने के लिए चाहिए, और 10,000 का मतलब 10% भी मानूँ तो 1 लाख रुपए का बेसिक कैपिटल होता है वो 10% के लिए, और 1 साल में वो मिल नहीं रहा, मान लो चलो मिल भी गया, फिर भी उसको रुकने के लिए 1 साल तो चाहिए उस 1 लाख रुपए के लिए। तो 1 साल वो रुकेगा, तब जाके वो 10,000 से ट्रेड करेगा। क्या वो 1 साल रुकेगा? अब सर यही तो बात है ना, कि बनना तो हमें इलोन मस्क है, वो इलोन मस्क जिसने पेपाल के रुपए को लगा दिया, सारे अरबपति होने के बाद सारे पैसे को लगा दिया स्पेसएक्स और टेस्ला में, और कुछ सालों बाद ये हालत आ गई, सारे रॉकेट फेल हो रहे थे। हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने की सोच रहे थे, दूसरी कंपनीज उनके ऊपर हंस रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक कार भी होती, कोई खिलौना थोड़ा ही, रिमोट कार थोड़ी चलानी है। वो आदमी का लॉस हो रहा था, वो बैंकरप्सी की हालत में आ गए थे, लेकिन वो आदमी हटा तो नहीं। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि पेशेंस हो ही ना, धैर्य हो ही ना, फिर कैसे बात बनेगी। अमेज़न को प्रॉफिटेबल कंपनी बनने में तकरीबन 9 साल लग गए थे। तो ये धीरज तो रखना पड़ेगा। 9 साल का धीरज तो है, रखना तो पड़ेगा। यानी कि कामयाबी, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, पहला क्राइटेरिया ये है, यू मस्ट हैव पेशेंस। करेक्ट। धैर्य लेके आओ भाई इंडस्ट्री में, धैर्य कहीं छोड़ करके आओ तो तुम भी उसके साथ निकल लो चुपचाप। बिल्कुल सर। एक और शॉर्टकट बता देता हूँ सर, जो कम कमा रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है, मैं आपको उनको सिंपल बताऊंगा पैसे जोड़ना कैसे। मेरे अक्सर उन लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई मैंने ट्रेडिंग में लॉसेस करे हैं, बिल्कुल करें सर, मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादातर। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब बता रहे हैं, सबकी तो यही कहानी है कि मैं रोड पे आ गया था और फिर करोड़ बन गया। सबकी तो यही कहानी है कि मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया था, फिर मैंने 3 करोड़ कमा लिए। कोई बोलता है कि जो है मैं 10 साल मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, 11वें साल में अचानक से चाइनीज बैम्बू हो गया मैं। तो सबकी कहानी यही है। अब अगर मैं भी यही बताऊंगा सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसी दुख भरी कहानियां सुननी है ना, तो पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरें देख लो, सबसे बढ़िया है। हीरो होता है, शुरुआत में माँ बाप मर जाते थे, या पिताजी जो है छोड़ के चले जाते थे, माँ अकेली दर बदर भटक रही होती थी। या मिथुन की मूवी देख लो। हाँ सर बिल्कुल। उसकी बहन का रेप हो जाता है, रेप हो जाता था, माँ उसकी लुट जाती है, ये हो जाती थी, कुछ हो जाता है, और फिर उसे एक और वो फिर बदला लेते लेते फिल्म निकल जाता है। वो लड़की से प्यार करता है, अमीर बाप की लड़की होती है, विलन वही निकलता है, उसे मार दिया, पैसा उसका, बीवी उसकी, मजे आ गए, हैप्पी एंडिंग।
तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी स्टोरी सुनने से ज़्यादा बेहतर है आप बॉलीवुड पिक्चरें देखें, कम से कम खुश रहोगे, ठीक है, और बेकार की आदतें भी नहीं लगेगी। तो सर लॉस हमारे भी हुए हैं, मैंने एक एक दिन में एक एक ट्रेड में 3-3 4-4 लाख का लॉस देखा है, बट मैं आपको उसकी कहानी बताऊं, उससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि मैं वहाँ से रिकवर कैसे करा, आप इसकी कहानी सुनो। सही बात है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे आप पैसे को जोड़ सकते हो। आपकी सैलरी अगर, मैं एक तरीका बताऊंगा सर, आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये महीना है ना, तो भी आप पैसा बचा पाओगे। आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है, तब भी बचा पाओगे। ओके, ये मैंने किया था, इसलिए मेरे पास हमेशा बैकअप होता था। 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी पैसा बचा पाएगा? बिल्कुल बचाएगा। बिल्कुल, बताओ भैया, हॉट टॉपिक है। ठीक है सर। सो अब सीन क्या है सर, आपको बस एक चीज़ करना है, जब भी पैसा आए, चाहे वो जॉब से आए, चाहे वो बिजनेस से आए, चाहे मेहनत मजदूरी से आए, चाहे कहीं से आए, आपको सबसे पहले एक एम्प्लॉय रख लेना है। ओके, क्योंकि आपको मालिक बनना है। देखिए सर, कोई दिल मत दुखाना, लेकिन नौकरी के साथ एक दिक्कत है। मैंने नौकरी नहीं करी, मैं नौकरी करी मतलब 1-2 साल, पर मेरा हमेशा दिमाग में था कि नौकरी छोड़नी है। नौकरी से पहले बिजनेस कर रहा था, वो नहीं चला, नौकरी करनी पड़ गई, फिर नौकरी छोड़ के फिर बिजनेस करा, फिर बिजनेस चलते हुए कोविड आ गया तो ट्रेडिंग में आया। ये स्टोरी है मेरी बेसिक सी। बट नौकरी क्यों नहीं करी? नौकरी बुरी नहीं है ना, मैं किसी को गलत राय देना चाहता हूँ कि आप नौकरी ना करें, लेकिन नौकरी की एक छोटी सी समस्या थी मेरे लिए पर्सनली, कि नौकरी ना आपको भूखा नहीं रहने देती है, उसकी अच्छी बात है, लेकिन आपको अमीर नहीं बनने देती है, उसकी बुरी बात है। और ये बात मुझे जब सुनने में आई ना, मुझे लग गई, तो मैं इसलिए नौकरी से भागने के रास्ते ढूंढता था। बट फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, जो यंगस्टर्स हैं जो कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि कोई यूट्यूब क्रिएटर हो गया, यूट्यूबर बन गया, तो वो आज ये कहानी बना रहा है तो आपको भी नौकरी छोड़ के कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना। मैं आप जो बताऊंगा वो करना है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो सैलरी आती है, एक नौकर रख लो, ठीक है सर। अब ये बात बहुत उल्टी लग रही होगी, नौकर रख लें, तो आपको पहले मालिक बनने की आदत डालनी पड़ेगी नौकरी में ही। ठीक है, नौकरी में ही मालिक बनने की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक नौकर रख लो। रख लिया, कौन है वो नौकर? आप खुद हो। अपने आप को नौकर मान के अपने आप को एक सैलरी देना शुरू कर दो। ओके, और आपको सैलरी कितनी देनी है? 10% जो कमाया। ठीक है सर, 10,000 का 10% 1,000 रुपये। 1,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। पहले दिन जिस दिन सैलरी आई, उसी दिन अपने नौकर यानी कि अपने आप को, चाहे दूसरा अकाउंट ओपन कर लो, चाहे गुल्लक ले आओ, 1,000 रुपये उसमें डाल दो। अब जब पहला महीना चलेगा तो आप बोलोगे 10,000 रुपये में सर रोटी सब्जी नहीं आ रही थी, घर के इतने खर्चे थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी, ये था वो था, मैं कैसे काम चलाऊंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ सर, वो 1,000 रुपये में ना तो आपकी लाइफ लेविश होने वाली थी, 1-2 महीने दिक्कत होगी, ना लेविश होने वाले थी और ना बर्बाद हो जाओगे, ना बर्बाद होने वाली थी। 2 महीने आपको दिक्कत होगी, तीसरे महीने से आपको आदत पड़ जाएगी कि आपकी सैलरी 9,000 है। ठीक है, ठीक है, आपने सैलरी देनी शुरू कर दी, आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होगा। देखिए, नौकरी बुरी नहीं है, वो जो एटीट्यूड आ जाता है कई बार वो बुरा है, नौकर रहने का। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप नौकरी के साथ मालिक बनो, अपने आप को पे करो, किसी दूसरे को मत करो। अब आप सोचिए सर, 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद आपके पास 12,000 रुपये आ जाएंगे। हजार। अब आप सर जो सच में 10,000 रुपये महीना कमाता होगा ना, उस आदमी से पूछे 12,000 रुपये की कीमत, अपने हिसाब से मत पूछिए, उसकी सैलरी से ज्यादा है वो, उसकी सैलरी से ज्यादा है। और वो 1 साल में उसके लिए 13वां महीना खड़ा हो गया है। हाँ, क्या बात। 13वां महीना उसके लिए खड़ा हो गया है। 2-3 महीने मुश्किल से गुजरे, फिर उसे आदत पड़ गई, मेरी सैलरी 9,000 रुपये, लेकिन आपके पास 12,000 रुपये अलग हो गए। अब आप अगर 10,000 रुपये की बात करोगे तो मुझे भी पता है 12,000 रुपये में बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बट किसी की सैलरी 50,000 है और उसके जो है 60,000 रुपये जुड़ गए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप डेफिनेटली, मैं भी आपको कोई रास्ता नहीं बता सकता कि आप 1 ही साल में कामयाब बन जाओगे, लेकिन आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, हकीकत में तो बढ़ेगी ना। आप 10,000 पे थोड़ी रहोगे जिंदगी भर। ये पैसा जब आपका जुड़ेगा, फिर आपको दिमाग लगाना है दूसरा चीज कि ये जो फल आएंगे, ये फल है आपका, पेड़ तो लग गया आपका, आपने जो नौकरी कर रहे हो ना, आपका पेड़ है वो, समझ ही नहीं रहे हो, बस रखवाली ज्यादा करनी पड़ रही है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसकी रखवाली पूरे 12 महीने करनी पड़ती है, तो आपकी फसल बस ऐसी है, गन्ना नहीं है कि अपना लगा के छोड़ दिया, खड़ा है तो खड़ा है, गिर नहीं जाएगा, है ना सर। तो आपकी फसल ऐसी है जिसकी रखवाली ज्यादा करनी है, नौकरी वैसा ही पेड़ है। और आपको क्या करना है? इसके फल चुराने हैं। आपने वो फल चुरा लिए, अब इसको इन्वेस्ट करिए। कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड में करिए, कम पैसा है तो उसकी आरडी कर दीजिए। आपको नहीं कुछ समझ में आता है, आपको नहीं एसआईपी समझ में आती है, आप आरडी कर दीजिए। ये चीज आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं देगी, लेकिन ये आपको 2 चीजें देगी, एक एटीट्यूड और एक डिसिप्लिन। और सर जिस आदमी के अंदर ये पैसा जोड़ने का डिसिप्लिन आ गया ना,
मुझे नहीं पता वो 10,000 रुपये से लखपति बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है सर, हम्म, या 1 लाख रुपए महीना कमा के 1.25 लाख रुपए जोड़ के बहुत कुछ डिफरेंस कर पाएगा। लेकिन सर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो अपने पेरेंट्स थे या जो अच्छे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, सब लोगों को यही देखा है, जिस लोगों ने अपनी सेविंग्स की आदत डाली है उसने कुछ समय बाद अपने लिए कुछ अच्छा जरूर कर लिया है। इसके जस्ट अपोजिट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने एक ऐसे आदमी को भी देखा है जो 4 लाख रुपए महीना कमा करके भी कर्जे में है। हाँ जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे माँ बाप लोग, मतलब पापा दादाजी लोग, सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। सही बात है। उस कम सैलरी में भी बेटी की शादी भी हो जाती थी, बेटे की पढ़ाई भी हो जाती थी, घर भी बन जाता था, सब हो जाता था। मतलब कम सैलरी में भी कैश फ्लो पॉजिटिव है। यहाँ मोटी सैलरी में भी कैश फ्लो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ एटीट्यूड ऑफ सेविंग्स। और इंडिया की कोविड में सरवाइव करने की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर जो हमारी बड़ी जनरेशन है उनके अंदर सेविंग्स की आदत थी, जो कोविड में सबको काम आई। ज़्यादातर लोगों की नौकरियां छूट गई थी जो मेरी जनरेशन के थे, घर चले गए थे। हाँ। संभाल कौन रहा था? मम्मी पापा। वही मम्मी पापा जिनकी सैलरी आपकी साल की सैलरी का कुछ भी हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो संभाल गए ना। हाँ। बस सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से शुरू होती है। ये एटीट्यूड आपको बताएगा पेशेंस कैसे लाते हैं, पैसा कैसे जोड़ते हैं और पैसा बड़ा कैसे बनता है। क्या बात, मुझे सोचने मजबूर कर दिया आपने, इन डेप्थ। और सर मैंने इतना छोटा बताया 10%। अब जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर सकते हैं वो 15 करें, 20 करें, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर आप सुनने वाले लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 10,000 रुपए से करोड़पति बताऊंगा, तो मेरा तो सर हमेशा का ही एटीट्यूड है कि मैं सपने नहीं बेचता। सिर्फ अपनी बात चलाने के लिए या पॉडकास्ट चलाने के लिए सपने तो बेच के नहीं जाऊंगा, हकीकत ही बता के जाऊंगा। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बात बताओ कि जब आदमी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग से लोग पैसे वाले बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं लंबे हॉराइजन में, तो एक आदमी को पैसे लेकर के क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर बनने आए, ट्रेडिंग करने आए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करे, किधर जाए वो? तो सर मैंने बताया ना, पेड़ लगाए। अच्छा, पेड़ लगाए। हाँ जी सर, वो समझे उसको इन्वेस्टमेंट को कि वो पैसा किस लिए लगाने आ रहा है। मैं यहाँ पे सर आज का जो मुझे ये मौका आपने दिया है ना, ट्रेडिंग की बात तो मैं रोज करता हूँ, मैं आज मौका ही इस मौके का सही फायदा उठाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि जाके इस स्टॉक में पैसा लगा दो तो शायद आपका प्रॉफिट तो बन जाएगा, लेकिन आप जो बनने आए हो ना, जो आपका सपना है ट्रेडिंग से, वो नहीं अचीव हो पाएगा। मैं आज इस पॉडकास्ट में ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सही माइंडसेट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रू। जब आप इस सोच से आओगे तो आपको आपका जवाब पता है। लेकिन वो रास्ता कैसे पकड़े? कौन सा वाला रास्ता पकड़े? रियल एस्टेट वाला, क्रिप्टो वाला, स्टॉक वाला, म्यूचुअल फंड वाला, ट्रेडिंग वाला? सर देखिए, रास्ता तो वही है। जैसे कि अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो आपको सही डायरेक्शन आना चाहिए। देखिए जैसे दुबई है, अब आज से 20 साल पहले दुबई को कोई नहीं पूछता था। 2003 से पहले दुबई का लोग नाम भी नहीं जानते थे। ठीक है सर। आज रियल एस्टेट का हॉट टॉपिक हुआ है, जहाँ पे हमारी मेट्रो सिटीज में रेंट का एप्रिसिएशन 2 से 3% है किसी भी प्रॉपर्टी पर। दुबई में फिलहाल 16 से 18% चल रहा है। इतना बड़ा अंतर है। अच्छा, इतना है? इतना बड़ा अंतर है। ठीक है। अब दुबई ने अपने आप को डेवलप करा, लेकिन उसे भी 20 साल लगे। ठीक है। तो सर आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास पैसा कितना है। क्योंकि अब इस पॉडकास्ट को कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जिसके पास 10,000 20,000 रुपए है, वो रियल एस्टेट में नहीं जा सकता। इस पॉडकास्ट को अगर कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जिसके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए, वो रियल एस्टेट में जा सकता है। सही बात है। सो स्पेसिफिक आंसर तो इसका नहीं है, बट अगर आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से शुरू करना चाहते हैं और आप अगर मुझे यहाँ पे घेरना चाहते हैं, तो इसका तो सबसे आसान रास्ता सभी को पता है कि आप अपने फ्लो को ही मार्केट में लगाओ। ठीक है। अपने डायरेक्ट पहले बीज को मार्केट में मत लगाओ। ठीक है। तो आपको बेसिकली कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पहले बनाना है और फिर ही ट्रेडिंग ट्राई करनी है। डायरेक्टली ट्रेडिंग का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है। ट्रेडिंग इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इज अ स्किल, और स्किल सीख कर आती है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कई बार बात करते हो एसएमसी के बारे में, तो ये आपने कई सारे लॉजिक्स बड़े आपको सही लगते हैं मुझे, जैसे मार्केट कहाँ तक जाएगा, निफ्टी कहाँ तक जाएगा, इसको आपने एसएमसी से रिलेट करके बताया था। तो थोड़ा ये बताइए कि एसएमसी क्या चीज़ है और ये कैसे आप फाइंड आउट करते हो कि मार्केट कहाँ तक जाएगा या कोई स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा? थ्योरी वाइज, हम चार्ट चूट कुछ भी नहीं बात कर रहे, थोड़ा जो आम लोगों को समझ में आ जाए। सर जैसा आपने रिवील कर ही दिया,
सो मोस्टली क्या होता है कि हर एक रिसर्च एनालिस्ट का रिसर्च करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग एलियट वेव्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग वाइकॉफ साइकिल यूज़ करते हैं, और ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं जिसको हार्मोनिक पैटर्न्स जैसे हो गए। वैसे ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी एक तरीका है। SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, SMC मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो वो भी एक तरीका है ट्रेड करने का। और मैं कुछ 2018 के एंड से या 2019 से स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स लगातार सीख कर ट्रेड करता आ रहा हूँ। ठीक है। तो इट्स बीन लाइक 5-6 ईयर्स ठीक है। जब से मैं इनको ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है आप कह सकते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ क्योंकि रिसर्च में ज़रूरत पड़ती है, और तो लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट टेक्निकल एनालिसिस से रहता है, और वो जनरली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते भी हैं। सो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स ने चीज़ें क्या बदली सर? आप मुझे एक बेहतर कन्विक्शन दिया कंसेप्ट पर, एक बेहतर कन्विक्शन दिया कि इस तरह कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये होते क्या हैं? तो बेसिकली सर ये मार्केट के लिक्विडिटी पे वर्क करते हैं। ओके। और लिक्विडिटी से क्या मतलब है? इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये है, आप ये समझ लीजिए कि जो प्राइस ऊपर नीचे चलता है उसे पैसा पसंद है। मैं ऐसा बोलता हूँ। ठीक है। मतलब जो किसी भी स्क्रिप्ट में पैसा, इंडेक्स में प्राइस ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, उसको पैसा पसंद होता है। तो पैसा पसंद होने से क्या मतलब है कि प्राइस वहां भागता है जहां पैसा होता है। प्राइस वहां भागता है जहां पैसा होता है। बस जैसे हमें पैसा पसंद है ना, प्राइस को हमसे ज्यादा पसंद है। ठीक है। तो यूजुअली लोग समझाते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। इस चीज को जरा एक्सप्लेन हाँ, वही समझा रहा था। जैसे यूजुअली लोग समझाते हैं डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है मार्केट में बायर और सेलर्स का खेल है। बट SMC के हिसाब से, और अब मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं उन्हें ट्रेड करता हूँ, ये सारा खेल पैसे का है। ठीक है। अच्छा, SMC का मतलब कुछ लोग वो कंपनी ना समझें, SMC कंपनी भी है। नहीं, ठीक है, यहाँ SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात हो रही है। हाँ जी सर। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि पैसा के पीछे प्राइस भागता है। ठीक है, प्राइस को एक ही चीज आती है, पैसा कहाँ है वहीं चलूंगा। इससे क्या मतलब हुआ? प्राइस उस तरफ भागता है जहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं। जहां पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं वहीं पर ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ट्रू भाई, अगर आपने बाई का ऑर्डर लगाया है तो आपने वहां पर पैसा लगाया है। अगर आपने सेल का ऑर्डर लगाया है तो आपने स्टॉक्स को लगाया है। अब जो बाई का ऑर्डर है जहां पैसा लगा हुआ है वो स्टॉक्स में कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली पैसे का ट्रांजैक्शन है। और जो आप सेल कर रहे हो वो पैसे में कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली पैसे का ट्रांजैक्शन है। और प्राइस का एक ही काम होता है कि जो रनिंग पोजीशंस है उनको लिक्विडेट करवाना। लिक्विडेट करना मतलब उन्हें बिकवाना। ठीक है। और जो नए पैसा आना चाहता है मार्केट में उसको लेकर आना। ठीक है। ये प्राइस का खेल होता है, इसलिए प्राइस ऊपर नीचे चलता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइस ऐसे एरिया या ऐसे जोन्स की तरफ भागना पसंद करता है जहां पर लोग या तो स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं या बाई या सेल लगाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर अब मान लीजिए ये लोग स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं, ये लोग का मतलब आम लोग। ठीक है। जहां पर लोग स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहीं पे पैसा लगा हुआ है। प्राइस को आपके स्टॉप लॉस से मतलब नहीं है। प्राइस को नहीं पता आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, प्राइस को तो ऑर्डर से मतलब है। अच्छा, वहां पैसा रखा हुआ है या ज्यादा पैसा रखा हुआ है, चलो वहां चलते हैं। प्राइस ऐसे ऐसे बिहेव करता है। ठीक है सर। स्मार्ट मनी का मतलब बड़े लोग कह सकते हैं जो बहुत बड़ा पैसा लेकर के आते हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल मनी। इंस्टीट्यूशनल। और जब भी आप ये कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस के पास पैसा पड़ा हुआ है, जहां स्टॉप लॉस लगा है, डम मनी, वहां पे मनी डंप किया हुआ है जहां मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये डम मनी मतलब बेवकूफ मनी, हम जैसे लोगों की, अच्छा, रिटेलर्स की। ओके। एक स्मार्ट है और एक डम्ब है। तो आप जो कह रहे हो जहां स्टॉप लॉस लगा हुआ है वहां मैक्सिमम लोगों का पैसा है, तो इंस्टीट्यूशनल या बड़ा इन्वेस्टर आएगा वहां पे, वो खाने की कोशिश करेगा। करेक्ट। किस जगह पे मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको उठाओ। करेक्ट, यही राइट सर। अब वो सर वो स्टॉप लॉस खाने नहीं आता। वो भी जो इंस्टीट्यूशन मनी है, जो बदनाम है कि वो हमें कमाने नहीं देते, नहीं, उनकी मजबूरी है आना। कैसे? अब हमें ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन हमारे दुश्मन है। ठीक है। नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनकी बेचारों की मजबूरी है वहां बाई करना। अब आप सोचिए, मान लेते हैं आप इंस्टीट्यूशन है, वैसे भी आप तो हैं ही तो आप इंस्टीट्यूशन है और मैं एक डम मनी हूँ, रिटेलर हूँ नॉर्मल। अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? 50,000, 10,000, 1 लाख रुपए का ऑर्डर लगाएगा। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए भी है, तो मैं ऐसा तो है नहीं 10 लाख का एक ही स्टॉक बाई कर लूंगा। ठीक है। एक ही स्टॉक में तो मैं 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए ही लगाऊंगा। और ज़्यादातर रिटेलर्स का इतना ही पैसा होता है। लेकिन आप इंस्टीट्यूशन है, आप क्या करोगे? 100 करोड़ का ऑर्डर उठा लो। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड है, आपको करना है कि भाई XYZ स्टॉक बाई करना है पोर्टफोलियो में। आपके पास फंड पड़ा है 10,000 करोड़, तो आप तो एक स्टॉक भी बाई करोगे तो 100-200 करोड़ का तो करोगे। सही बात है। सही। हाँ। अब हमें सबको पता चल गया, मान लीजिए आपको भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया कि फलानी जगह पर सपोर्ट बना हुआ है, या फिर ये अच्छा प्राइस है बाई करने का। ठीक है। ठीक है। मैं भी बाई करना चाहता हूँ, आप भी बाई करना चाहते हो, सेल कौन करेगा?
सेल कौन करेगा? और जब तक कोई सेल नहीं करेगा आप कैसे बाई करोगे और मैं कैसे बाई करूंगा? हम्म भाई बायर और सेलर तो नंबर बराबर है। बिल्कुल सही, सही बात है। बिल्कुल। अब आपको तो क्या था, आपको तो बाई करने थे 1 लाख रुपए के, हम्म मान लीजिए आपको तो बाई करने थे 100 स्टॉक, हम्म उन्हें बाई करने हैं 10 लाख स्टॉक। हम्म और कमाल की बात क्या है, दोनों ही बायर की लाइन में लगे हुए हैं हम्म और बेचने वाला कोई है ही नहीं। तो अब वो जो इंस्टीट्यूशन है हम्म उसे तो पता है म्यूचुअल फंड का पैसा इतने लोगों ने दिया, वो मुझे तो खरीदना ही है आज, हम्म मैं कैसे करूं? तो उसको क्या चाहिए कि अगर मुझे 1 लाख स्टॉक बाई करने हैं, हम्म कोई 1 लाख स्टॉक बेचने वाला फंस जाए। हम्म अब अगर 1 लाख स्टॉक बेचने के लिए कोई दूसरा म्यूचुअल फंड रेडी है उस जगह पर, तो वो तो उसके स्टॉप लॉस खा जाएगा, उसे दिक्कत नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है। उसे तो बस 1 लाख कोई बेचने वाला चाहिए, उसे इस बात से मतलब होता है, उसे हमारे स्टॉप लॉस से मतलब नहीं होता। ट्रू तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे जितने लोग बाई करने के लिए बैठे हैं वो सेलर बन जाए। ठीक है। सही बात है। अब अगर मैं एक बायर हूँ, मान लीजिए मैं तो 100 स्टॉक बाई करने के लिए आया था, तो मैं तो बाई कर दी, तुरंत स्टॉप लॉस चिपका देता हूँ। हाँ और स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर है। सही बात है। हाँ और मेरे जैसों की लाइन लगी हुई है, मैं ही तो 100 स्टॉक बाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर 1000 लोग 100 स्टॉक बाई करने आ जाए तो कितने स्टॉक हो गए? 1 लाख। हाँ 1000 लोग हाँ 100 स्टॉक बाई करने के लिए आ गए, 1 लाख स्टॉक हो गए, सबने बाई कर डाला, यार यहीं बाई करेंगे, और उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो रहे थे। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वाला इंतजार कर रहा है, मेरे भी 1 लाख कोई खरीदेगा, मुझे भी 1 लाख खरीदने हैं, इन्हें खरीद लेने देता हूँ। वो धीरे 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 सब खरीद लेते हैं बेचारे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इन्हें क्या करना है, 10-20 हज़ार स्टॉक बेच दिए, प्राइस को स्टॉप लॉस तक ले आए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, जितने बायर बने बैठे थे ये सेलर बन गए। लेकिन एक बात बताओ, जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो ऑर्डर जो लगा हुआ है, स्टॉप लॉस हो या बाय हो सेल हो, वो दूसरी पार्टी को कैसे समझ में आ रहा है? अब सर क्योंकि कंसेप्ट तो सबके सेम है ना, सबको पता है ना, लाइन खींच के इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। आपने भले ना ऑर्डर लगा रखा हो, आप बेच तो दोगे वहां पर भाई, आप रिस्क मैनेजमेंट तो लगा ही रहे हो ना। तो बेसिकली वो तो इंतजार में है, प्राइस यहाँ आएगा, ये डरेगा, बेच देगा, ये बेचेगा, मैं खरीद लूंगा। तो उसने तो बेचारे ने अपना ऑर्डर पंच करने के लिए वहां पर ऐसा पैटर्न बनाया कि आप डर के मारे बेच दो। वो आपका दुश्मन नहीं था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो पैटर्न जो हम देख के डिसीजन ले रहे होते हैं, वो पैटर्न बनाया गया होता है। सर एक्चुअली क्या है कि अब इस चीज को अभी जब मैं आपको इंडिविजुअल की नजर से समझा रहा था तो आपको ऐसा लग रहा था एक वो खड़ा है, एक मैं खड़ा हूँ, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में तो इंस्टीट्यूशन भी एक दूसरे के लिए डम मनी होते हैं, ओके, और वो लगातार ऑर्डर्स पंच करते रहते हैं, और ये प्रोसेस बहुत तेज हो रहा होता है। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, बट हकीकत में तो बहुत तेज चल रहा है। एल्गोस चल रही हैं, एल्गोरिथम अपने आप बाई सेल करे जा रही है, बाई सेल करे जा रही है, लगातार करे जा रही है। तो हकीकत में तो कोई भी वहां पर डम मनी और स्मार्ट मनी स्पेसिफाइड नहीं है। हो सकता है कि एक बैंक या एक म्यूचुअल फंड कंपनी को ऐसा लग रहा हो कि स्टॉक में बाई है, और दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी को उसी टाइम पे लग रहा हो कि ये सेल है। जैसे एफआईआईज को लग रहा हो बाई है, डीआईआईज को लग रहा है सेल है, तो वो एक दूसरे के लिए ही उस लिक्विडिटी का काम कर लेते हैं। तो प्राइस को तो लिक्विडिटी समझ में आती है, उसे समझ में नहीं आती है म्यूचुअल फंड की है कि ये प्रियांक की है कि फलाने की है कि ढिमकाने की, उसे तो बस बेचारे को वहां आना है। तो प्राइस चलता है लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन की तरफ। ठीक है। तो प्राइस ऐसे वर्क करता है, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। अब इसमें ये बताओ कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा, ये आप कैसे एनालाइज करोगे? बस सर यही मैं ये देखूंगा कि आखिरकार निफ्टी जो है वो जहां पे पैसा लगा हुआ है वहां जाने की कोशिश करे। जैसे मैं आपको उस दिन बता रहा था, हम जब पिछली बार मिल रहे थे, कि सर आप पूछ रहे थे कि प्रियांक जी आप बार बार बोल रहे हो कि निफ्टी गिर के जाएगा, तो आप ये कैसे निकाल रहे हो कि जो है ये 21,000 के आसपास जाएगा? आप मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे। मतलब देखिए सर, होगा नहीं होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक वो लॉजिक बता रहा था, शायद आप वही जानना चाह रहे हैं वापस से वही मैं चाह रहा हूँ, लोग भी जाने। अच्छा ठीक है। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से, लगभग पिछले सितंबर से बोल रहा हूँ, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में हर हफ्ते में एक बार बोल देता हूँ। पिछले सितंबर से, आप सोचिए जब तक टॉप भी नहीं लगा था, ठीक है, 25,000 के आसपास निफ्टी थी, मैं बोले जा रहा हूँ कि भैया मार्केट में टॉप लगने वाला है, और मार्केट 21,000 जाने वाली है। और अभी जब हम ये शूटिंग कर रहे हैं तो आज तकरीबन 22,900 के आसपास मार्केट आ चुकी है, 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो उसका रीज़न क्या है सर? जो ये हमारी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन जब हुए और उसके बाद गवर्नमेंट जो हुई वो सेम रिपीट हो गई जो पहले बन रही थी। तो आपने देखा उस बीच में एक बार तो डंप ज़्यादा हुआ, ऊपर नीचे हुआ। पहले दिन एग्जिट पोल में लग रहा था एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी, सिंगल गवर्नमेंट बनेगी, फिर अगले दिन रिजल्ट आ गए तो ऐसा लगने लगा कि तो गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी लगता है, तो अगले दिन क्रैश आ गया। तो आप देख रहे थे जून में। फिर बाद में पता चला कि नहीं चलो कुल मिला के कोएलिशन से ही सही, लेकिन पहले वाली गवर्नमेंट ही रिपीट हो रही है, प्राइम मिनिस्टर सेम रहेंगे, ये हमें पता चला। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव माहौल आ गया, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में लोगों ने यही देखा कि मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है,
कोविड के बाद से। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट आगे बढ़ेगी। ठीक है। उस वक्त पे हमारी इकोनॉमी की भी आप न्यूज़ अगर पढ़ते थे तो बेस्ट इकोनॉमी, हाँ, मतलब एकदम IMF भी बोल रहा है कि अगले 2-3 सालों में चाइना पीछे रह जाएगा, दूरबीन से देखने से नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है इस तरह की न्यूज़ चल रही थी, और IMF के न्यूज़, और आपका सारा GDP बढ़े जा रहा है, इकोनॉमी बढ़े जा रहा है, इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी सारी चीज़ें आपको दिख रही थी, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। तो लोगों के मन में आया कि भैया अब तो गवर्नमेंट भी आ गई, अब तो अगले 5 साल मार्केट भागेगी, एंड एवरीबडी स्टार्टेड बाइंग। और एक ही दिन में मार्केट रिकवर कर गया था। 3 दिन के अंदर ऑल टाइम हाई था। हाँ। ठीक है। हाँ। अब आप सोचिए, और सर मैं यहाँ पे थोड़ी तारीफ अपनी करना चाहूँगा कि उस टाइम पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का पहला मेरा वीडियो था। अच्छा। उसी दिन यूट्यूब चैनल शुरू किया था। ओके। जो नहीं, जो इंतरिम जो बजट आया था उसके बाद जुलाई में, तब मैंने अपना चैनल शुरू किया था। शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है 3 महीने हुए आपको शुरू किए। सर शुरू कर दिया था पहली लाइव जुलाई में। अच्छा, शुरू कर दिया था। और बजट वाले लाइव में सेम चीज़ बता रहा था मैं, सेम चीज़ कि मार्केट ऐसे 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 होगी। तो सोचिए तब से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, रिटेलर्स आ गए, लोगों को लगा बाई कर लेते, म्यूचुअल फंड्स बढ़ गए, SIP बढ़ गई, पैसा बढ़ गया। तो सर जो जून 2024 के बाद जो मार्केट में ज़्यादातर लोग आए हैं, वो लोगों को सिर्फ बुलाया गया है। ठीक है। वो आए नहीं हैं, उन्हें बुलाया गया है, वो ऊपर आए हैं। और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ बात हो रही है कि FII बेच रहे हैं। सर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है FII क्यों बेच रहे हैं, पर बेच रहे हैं। और पता है FIIs कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जितनों को बुलाया था ना, जो मैं आपको समझा रहा था, सारे बायर बन गए। FIIs बेचे किसे? FIIs को तो प्रॉफिट बुक करना था। FIIs सोच रहे हैं हम तो कोविड के बाद बाई करे जा रहे हैं, अरे पैसा भी तो बुक करेंगे, पैसा बुक करने के लिए हमें बायर चाहिए। तो बायर कहाँ से आएंगे? ये आ गए बायर। तो सर जो वो रैली आई ना जून 2024 से लेके सितंबर तक, वो रैली पूरी फेक थी, वो पूरा बुल ट्रैप था। रिटेलर्स को फंसाने के लिए। लोग फंसे, बाई किया, FIIs ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज मुझे नहीं लगता कि हमें नेगेटिव होने की जरूरत है कि FIIs देश छोड़ के जा रहे हैं, देश की इकोनॉमी खराब हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देश वही है, इकोनॉमी वही है, FIIs इंतजार कर रहे हैं वापस बाई करने के लिए, लेकिन तुम बेचने वाले तो बनो। अरे जब आप बेचोगे तभी तो वो बाई करेंगे बेचारे। अभी मतलब खेल पूरा ये चल रहा है कि हम लोगों ने खरीदा, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा, करेक्ट, मार्केट को ऊपर लेकर के गए। करेक्ट। अच्छा, उस जब मार्केट ऊपर गया तो वहाँ FII का पैसा ग्रो हुआ। FII तो आप पहले इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो अब FII का पैसा प्रॉफिट बुक करने लायक बन गया। प्रॉफिट बुक करके वो निकलने लग गए, मार्केट गिरता चला गया। अब FII इस इंतजार में है कि अब रिटेल इन्वेस्टर आप लोग भी बेचो, डर के जब आप बेचोगे तो मार्केट और नीचे आएगा, तो जब मार्केट और नीचे आएगा तो FII वापस आकर के अब खरीदारी शुरू करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, ये इतना आसान खेल है। ठीक है, ये इतना आसान खेल है। और अब आप सोचिए कि अब ये रिटेलर्स कहाँ डरेंगे? अभी तक तो सब जोर लगा के, जैसा नहीं था सामने स्माइल वाला फेस और पीछे आग लगी हुई है, वो जो मीम्स चलते हैं, अभी तो वो हालत है सबकी। पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं, लेकिन आदमी है कि नहीं मैं होल्ड करूंगा, वीडियोज आ रही हैं, होल्ड रखो, वॉरेन बफे बनना था तुम्हें, 10% के लॉस में रोए जा रहे हो। हो रहा है ना ये? बिल्कुल। और आदमी बेचारा ऐसे ऐसे एकदम हाथ पैरों के नीचे दबा के, नहीं सेल नहीं करना, होल्ड करके ऐसे बैठा है। कितना दिन? कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां उसका विश्वास टूटेगा मार्केट से। और सर वो विश्वास मुझे ऐसा लगता है जून लो के नीचे टूट जाएगा, जो कि था 21,000, जहां से मार्केट शुरू हुई थी। क्योंकि वहां पे उन्हें ऐसा लगेगा कि 1.5 साल हो गया, अब कुछ नहीं मिला, इससे तो बढ़िया FD कर लेते। पिताजी सही कहते थे कि बेटा FD में ही पैसा है, गोल्ड में ही पैसा है, गोल्ड भागे जा रहा है। आदमी पैसा निकाले कोई गोल्ड खरीदेगा तब तक गोल्ड में टॉप लग जाएगा। वही बता रहा हूँ, हमारी किस्मत में ही है घूमना, तब तक गोल्ड में टॉप लग जाएगा। फिर हम वहां बैठेंगे, अब गोल्ड नहीं भाग रहा है, हमारी किस्मत ही खराब है। तो किस्मत नहीं खराब है, आपके डिसीजन खराब है। तो होगा क्या? अब वो बेचारे अभी तो जुड़ के बैठे हैं, अब उसमें मेरे जैसे लोग आके बोल देते हैं कि होल्डर बनो, है, अब और इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं होल्डर बनो, डरो मत, तुम वॉरेन बफे हो। वो चढ़ रहा है बेचारा। लेकिन सर जब वो जून लो के नीचे प्राइस जाएगा ना, फिर आएगा मैक्स पेन, फिर लोगों को लगेगा मेरा पैसा गलत लग गया, लोगों का विश्वास टूटेगा, वो बेचेंगे। और जब वो बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? फिर FII आएंगे, फिर कौन सा बॉटम लगेगा? बस यही खेल है सर। फिर FII जब आएंगे फिर मार्केट भागने लग जाएगा, और मार्केट जब अच्छा खासा भाग चुका होगा तब रिटेल इन्वेस्टर आएगा, अरे हमसे तो गलती हो गई, गलती कर दी हमने तो गलती कर दी, चलो फिर बाई कर लेते हैं। गोल्ड भी तो कुछ नहीं दे रहा है, गोल्ड तो वहीं रुका हुआ है, गोल्ड तो नीचे आ गया। 2 साल हो गए ज्वेलरी बने हुए, कुछ मिल ही नहीं रहा है, चलो बेच के पैसा लगा दो मार्केट में, और फिर वही होगा। अब गोल्ड भागेगा, अब वो बेचेंगे। बस आपको इस साइकिल को ही ब्रेक करना है अपने लिए।
तो क्या इसको आम तौर पे, मतलब चलो बहुत जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, एक नॉर्मल थ्योरी ये समझें कि गोल्ड अगर भाग रहा है और स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो ये नॉर्मल है? नहीं 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 नहीं, नहीं? ऐसा नहीं सर, मैं तो हम्म, एक एग्जांपल दे रहा था जो अभी मार्केट में हो रहा है, लेकिन हम्म। ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि गोल्ड स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो गोल्ड के प्राइसेस अच्छे जाते हैं। सर एक्चुअली क्या है, पास हिस्ट्री ये कॉमन मिथ है। मिथ है। ये मिथ है ओके। क्योंकि सीन क्या है कि गोल्ड ने हमेशा रिटर्न ही दिए हैं, हम्म, हमें ऐसा लगता है। हम्म, और हमारे पेरेंट्स भी हमेशा से बोलते हैं कि भैया हम्म, गोल्ड ने रिटर्न दिए ही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे गोल्ड का जो 1980 में टॉप लगा था, हम्म, मैं देखिए कहाँ पुराने की बात कर रहा हूँ, 1980 में जो टॉप लगा था, हम्म, वापस उसे तोड़ने में उसे 18-20 साल लग गए थे। हम्म, कहाँ के रिटर्न? हम्म, तो एक्चुअली सीन क्या है, हमारे पेरेंट्स लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं था। हम्म, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, अब जो हम्म, पहले से एजुकेटेड थे या स्टॉक मार्केट जानते थे, उनकी हम्म, बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया था। कोविड से पहले तो हम लोगों ने नहीं किया होता, ज़्यादातर लोगों ने, हम्म, है ना? तो हम लोगों ने एक ही एसेट देखा है, गोल्ड, जो लंबे टाइम में पैसा देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप आज से 10 साल बाद ये देखेंगे ना, तो ये चीज़ पलट जाएगी, हम्म, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट का पता भी चला है। हम्म। तो आप कह रहे हो गोल्ड की ग्रोथ रुक जाएगी? नहीं नहीं, ये चीज़ बदल जाएगी कि सिर्फ गोल्ड ही लंबे टाइम में पैसा देता है। अच्छा। फिर लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट भी देता है, ओके। म्यूचुअल फंड्स भी देता है। हम्म, अभी तो लोगों के लिए बहुत छोटी साइकिल है। तो हम्म, अब वो ऐसी इमेज दिमाग में बनी हुई है हम्म, कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, गोल्ड तो लेकिन देखो 20 सालों से बढ़ा ही जा रहा है, हमेशा हम्म, पहले से बढ़ा ही जा रहा है, तो हम्म, वो एक्चुअली वो कॉमन मिथ बन गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका क्या लॉजिक है? सर ऐसा इसका मिथ क्यों बना है और इसका ऐसा क्यों नहीं है जो आप कह रहे हैं? वही बता रहा हूँ सर, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन लोगों ने हमेशा गोल्ड ही खरीदा है। ओके। उन लोगों ने कभी म्यूचुअल फंड और एसआईपी करे ही कहाँ है 20 साल? तो ये मास लोगों की एक्टिविटी की वजह से बनाया गया मिथ है, बना हुआ मिथ है? करेक्ट। अच्छा। रिटर्न्स देखिए ना सर, आप अगर आप मैथमेटिकली रिटर्न देखेंगे 2000 के बाद, हम्म, तो गोल्ड का भी रिटर्न करीब 11-12% आएगा, हम्म, और निफ्टी 50 का भी रिटर्न 12 से 14% आएगा। हाँ, फैक्ट तो यही है। तो इसका फैक्ट मतलब तो तो यही फिर जो है निफ्टी भी बढ़ता है कुछ और गिरने से, ऐसा नहीं है। हम्म, लॉन्ग टर्म में सब बात बराबर है, हम्म, बशर्ते ये कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करना सीखा है। हमारी जो जनरेशन थी अभी तक जो हमें बता रही थी, उन लोगों ने ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। हम्म। अब हमारी जनरेशन अच्छा, एक बात अब उसमें लगा बताइए, रही निफ्टी के रिटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, अभी 2022 का शायद ये डेटा है कि हमारे निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा तो पाकिस्तान के इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, है। ऐसा है? सर तो 2022 का नहीं, इवन इसी साल का भी मेरे ख्याल में, 22 का मुझे आइडिया नहीं है, बट तो इसी मेरा साल सवाल ये में। है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया पाकिस्तान के इंडेक्स में जाके इंडेक्स इन्वेस्ट करो। सवाल ये है कि क्या भारत के इंडेक्स को छोड़ करके कहीं दूसरे देश के इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट करें? अभी क्या हाल है? अब सर मैं आपको बताता हूँ, कोविड आया, तब तो मैं आरे भी नहीं था, मैं ट्विटर पे ऐसे ही अपना बोलता रहता था, तब इतने रेगुलेशन भी नहीं होते थे बोलने के। 2021 में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो काफ़ी फेमस भी थे, उन लोगों ने बहुत तेज़ी से प्रमोट किया यूएस मार्केट को, हम्म, कि यूएस मार्केट में पैसा लगाओ, इंडियन मार्केट से ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ, हाँ, और आजकल वही चीज़ बढ़ते बढ़ते आजकल एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ आता है। मेरा सर तब से ही लॉजिक अलग था, और अगर आप 2020 से देखेंगे तो आज निफ्टी के रिटर्न ज़्यादा है, और मैं तब से बोलता था, यूएस मार्केट से ज़्यादा रिटर्न है। बिल्कुल मैं तब से ही बोलता था, मैंने कहा ये समझदारी नहीं है, क्योंकि सर आप समझिए कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन क्या अभी भी आप ये कहोगे ट्रम्प के आने के बाद? हाँ सर, बिल्कुल कहूँगा मैं, यही बात कहोगे आप? बिल्कुल कहूँगा मैं, क्योंकि ठीक अभी है। इंडिया को बहुत आगे जाना है, हम्म, इंडिया को बहुत आगे जाना है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। अभी आप सोचिए कुंभ जैसा इवेंट, हम्म, क्या आप विश्वास कर पा रहे हैं? अभी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हम्म, जो डेटा रिकॉर्ड किया है, कल का मैं जो देख रहा था, तकरीबन 50.4 करोड़ लोगों ने स्नान किया। हम्म, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। हम्म। सो आप समझ रहे हैं एक देश की 30% पॉपुलेशन एक जगह पे जा रही है। 45 दिन में आंकड़ा था 40 करोड़ से ऊपर के आसपास। करेक्ट, वो आंकड़ा हम 29 दिन में ही क्रॉस कर गए, 29-30 दिन में ही। करेक्ट सर। तो आप सोचिए कि एक ऐसा प्लेस है इंडिया, जहाँ पे एक देश की लगभग 30% पॉपुलेशन एक ही जगह पर पहुंच गई है। हाँ, एक ही जगह पर पहुंच गई है, हम्म, और इसने बर्दाश्त कर लिया, हाँ, इसने बर्दाश्त कर लिया। हम्म, अब आप सोचिए उससे कितनी इकोनॉमी डेवलप हुई होगी। क्या हर एक चीज़ का पैरामीटर सिर्फ इतना ही है कि कितना पैसा गवर्नमेंट को मिला, या पैरामीटर ये भी है कि वहाँ के लोगों के कितने ज़्यादा इनकम सोर्सेज बढ़ गए? हम्म। क्या वो जाहिर सी इकोनॉमी बात का डेवलप नहीं है? तो आप सोचिए अगर ऐसे इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं सर, एक इवेंट ने पूरे साल की इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया है। हम्म, महाकुंभ इतना बड़ा इवेंट है। अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहाँ पर 1-2, और बिल्कुल हमें उस सब का दुख है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम शायद एज अ कम्युनिटी हम चाहते कि वो इंसिडेंट ना होता, बट अभी फिलहाल हम फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो उस नज़र से आप देखिए ना, कितना बड़ा इवेंट एक स्टेट करा दे रहा है। तो आप सोचिए इंडिया का पोटेंशियल। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंडिया तो अभी इवेंट्स की शुरुआत करी। अभी आप देखिए अहमदाबाद में कोल्ड प्ले का कंसर्ट, इसके बारे में बताइए जरा। सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंसर्ट कोल्ड प्ले का इंडिया में हुआ, अहमदाबाद में, अभी आई थिंक 29 जनवरी को, मैं डेट पर श्योर नहीं हूँ।
ठीक है क्या हुआ था इसमें? सर, कोल्ड प्ले बैंड है, हम्म, म्यूजिक बैंड है, हम्म, वो सब जगह जाकर कंसल्ट करते हैं। हम्म, अहमदाबाद में आप सोचिए कंसल्ट होता है जहाँ पे एक स्टेडियम के अंदर 1.5 से पौने 2 लाख लोग, हम्म, लड़के लड़कियाँ हम्म, एक साथ आते हैं, पूरा कंसल्ट होता है पूरे दिन, कंसल्ट होता है पूरे दिन। और अब वहाँ सोचिए कि एक इंसिडेंस नहीं आया कि कोई घटना हुई हो, कुछ हम्म, हुआ हो। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो डेटा रिलीज किया उसके हिसाब से इस कंसर्ट की वजह से 2,71,000 लोग एक दिन में अहमदाबाद में हम्म, आए बाहर से। ओ, तो आप सोचिए इतना बड़ा इवेंट हम्म, इंडिया जैसी कंट्री होस्ट कर रही है, जहां पे आज से पहले कंसर्ट नाम सुनने में लोगों को डर लगता था। ट्रू, तो इतना बड़ा कंसर्ट अगर आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वहां पे अगर होल्ड हो पाया, ये क्या दिखा रहा है दुनिया को? क्या दिखा रहा है? आपको क्या लगता है कोल्ड प्ले को सिर्फ इंडिया में सुनते हैं? नहीं भाई, वो एक ऐसा बैंड है जिसको 100 से ज्यादा देश सुनते हैं। उनके नज़र में इंडिया की इमेज कैसी बनी होगी? अब सर याद कीजिए 5-10 साल पहले ऐसे स्टेडियम वाले इवेंट्स हम कहाँ देखते थे? अमेरिका में हो रहे हैं, हाँ, लाइट्स हो रही हैं, हाँ, हाँ, तो हम हाँ, सोचते थे अमेरिका वाले तो करा ही लेंगे। हम्म, अब आप सोचिए क्या बाहर के देशों को नहीं लग रहा होगा कि इंडिया वाले भी करा लेते हैं? हम्म, सर इतनी बड़ी बड़ी इवेंट, इतने बड़े बड़े बिजनेस जो है सबमिट हुए, G20 हमने इतना बड़े स्केल पे जाके किया। अब कई बार मैं सुनता था लोगों को लगता था कि G20 में जो पैसा खर्च किया गया वो और ये वेस्टेज सब है, चीजें पहली बार हुई है। वो पहली बार हो रही है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पोटेंशियल, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? ट्रू, क्या सॉलिड रीजन दिया आपने। तो सर मैं तो ये बोलूंगा कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट इन कहाँ इंडिया। चक्कर में पड़े हो, और बिल्कुल नेगेटिव न्यूज से दूर रहो। जो यहाँ आपको मिल सकता है ना, अब जैसे पाकिस्तान वाली बात आपने की कि पाकिस्तान का कराची का इंडेक्स अभी इस साल की अगर मैं बात करूँ तो वो इंडिया से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है, बढ़िया दे रहा है सर, वो छोटा देश है। 2 रुपए को 4 रुपए जाने में टाइम कम लगेगा, 100 रुपए को 200 जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इतनी सी बात है बस, वो रिटर्न आपको ऐसे दिखाई देता है। तो वैसे मत देखिए, इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन है ही नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये भी तो भरोसा नहीं कि कल को क्या हो जाए। आज तो उसने रिटर्न दे दिया, कल को सारा ले जाएगी, ये भी तो भरोसा नहीं है। तो आप सोचिए कि आपके पास इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि ये कंट्री ना तो एक तो इतना तेजी से बढ़ रही है, डेवलपिंग है, तो डेवलप होने के लिए बढ़ेगी, ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक स्टेबल इकोनॉमी बनती जा रही है। यहाँ पे डर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में डर नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें। तो ये पाकिस्तान के बारे में जो आपने बोला कि कभी भी लेके चली जाएगी, ऐसा क्यों बोला आपने? सर आप देखिए ना इकोनॉमिक कंडीशन, वो बेचारे कभी जा रहे हैं कि यहाँ से हमें उधार दे दो, यहाँ से हमें उधार दे दो। अब देखिए रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि हर जगह से उधार ही मांग रहे हैं, बट आप सोचिए एक कंट्री जो हमारे साथ ही आज़ाद हुई थी, जैसे हम आज कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे साथ ही सिंगापुर इवन हमारे बाद आज़ाद हुआ और सिंगापुर हमसे इतना आगे चला गया, ठीक है, वैसे ही आप सोचिए कि पाकिस्तान भारत भी साथ में आज़ाद हुए थे। आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? और रीजन भी उसके बहुत सारे हम सबको पता है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पे मिडिल क्लास खत्म हो चुका है पाकिस्तान से सर, एक लोअर और अपर ही बचे हैं सिर्फ वहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर जो लोग ऊपर वाले थे वो इतना पैसा लूट रहे हैं, जो गरीब है वो बेचारे इसी बात में लगे हुए हैं कि इंडिया से बदला लेना है, वो इसी बात से नहीं हट रहे कि कश्मीर लेना है। अरे भाई अब देखिए सर, हमें भी पता है पीओके लेना है, हमें भी पता है एक्साई चीन लेना है, भारत के हिस्सा है, और एक दिन भगवान ने चाहा आएंगे भी, लेकिन हम रोज सुबह शाम उठ के इसकी प्रार्थना नहीं करते, रोज सुबह शाम का हमारा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सुन लीजिए, मैक्सिमम का तो यही मुद्दा होता है रोज न्यूज़ में आने के लिए। कभी वहाँ के क्रिकेटर ये बोल रहे होते हैं, आपने कभी सुना इंडियन क्रिकेट टीम के किसी प्लेयर ने बोला हो कि कल को कश्मीर ले लेंगे? किसी ने नहीं। पाकिस्तान के तो कितने क्रिकेटर्स ने बोला। तो आप असली मुद्दों से भटक के जब इन फालतू की बातों पे बात करेंगे, अब देखिए एक मूवी है जिसमें ऋषि कपूर का डायलॉग है कि पाकिस्तान कोई गेंदे का फूल तो है नहीं बाग में लगा हुआ कि इंडिया जब चाहे पीओ के उठा के ले आए। तो भाई देश है, लोग हैं, उनके पास भी हथियार है, लड़ाई है, ये वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तो हो जाएगा। तो बजाय इस चीज़ की बात करने के अगर हर एक आदमी ये सोचे अपने आप को कैसे बढ़ाना है, देश खुद बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पाकिस्तान से सुन रहा हो, क्योंकि इवन अभी मेरे कुछ वीडियोस में जब मैं क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रहा था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए, तो अब उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान से, तो मुझे अच्छा लगा कि ये आदमी कम से कम अपने बारे में सोच रहा है। ये इस चक्कर में नहीं पड़ा हुआ कि प्रियांक इंडिया का है, ये इस चक्कर में पड़ा है कि यार मेरे को इंडिया का बंदा है लेकिन सीखने को मिल रहा है तो मेरे को सीखना है। अब सर मुझे कोई अगर सिखाने वाला मिल जाएगा, वो अगर चाहे किसी भी कंट्री का हो, अगर मुझे लग रहा है वहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ तो सीखूंगा ना। हमारे मतलब कई सारे लोग आपके भी आते होंगे, कमेंट में लिख के आता है लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो देख के अच्छा लगता है, पाकिस्तानी है और इन सब चीज़ों से मुद्दे से हट करके ये मतलब की चीज़ें सीख रहा है। बिल्कुल,
और सर जो सीख रहे हैं वो आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि उनका इंडेक्स बेवजह बढ़ गया होगा। हमें जो मीडिया दिखाती है वो सच्चाई नहीं होती है, हम भी ये बात मानते हैं। पाकिस्तान में भी हर एक आदमी ये नहीं बैठ के दुआ कर रहा कि इंडिया से आज लड़ाई हो जाए, ये भी सच है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको मुझे लगता है अगर वो सोच बदलेंगे तो पाकिस्तान भी डेवलप हो जाएगा। और सर मैं तो ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के डेवलप होने से इंडिया का सबसे ज़्यादा फायदा है। कैसे? सर आप देखिए, आप मान लीजिए आपके घर के अगल बगल एक आदमी है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, वो आपको भी परेशान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, तब भी आप घर से बाहर निकलोगे, वो देखेगा तो आप बेचैन रहोगे। सही में रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ। या एक आदमी है जो रोज सुबह शाम शराब पीता है, चलिए मेंटली डिस्टर्ब को छोड़ दीजिए, वो एक बीमारी है, मैं वहां नहीं बोलूंगा। एक आदमी है रोज शराब पीता है, आके फिर लड़ाइयां करता है अपने घर में, तो आपको क्या लगता है आपका घर में कोई शराब नहीं पीता है, तभी भी आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर आपका पड़ोसी देश, चाहे वो कैसा भी है, ठीक है, भले वो हमें दुश्मन मुल्क बोल रहा हो या दोस्त मुल्क बोल रहा हो, अगर वो खुशहाल रहेगा वो हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दुखी रहेगा वो हमें भी दुखी करेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के डेवलप होने से तो इंडिया का ज्यादा बड़ा फायदा है। अगर वो इस बात पे ज्यादा फोकस करेंगे कि पाकिस्तान आईटी के फील्ड में आगे बढ़े, फाइनेंस के फील्ड में आगे बढ़े, पाकिस्तान की जीडीपी कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, तो कम से कम कारगिल जैसे अटैक तो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम भी खुश रहेंगे, हम भी इन बातों पे फोकस कर पाएंगे। अभी हमारा आधा बजट तो इसी बात में चला जाता है कि कल को वो कारगिल में वापस ना आ जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जितना तेजी से आगे बढ़े हमारा फायदा उतना ज्यादा है। सर संगत का असर ट्रू। तो हमारी संगत है वो, मैं क्यों चाहूंगा कि पाकिस्तान का बुरा हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो कह रहा हूं भाई तुम बहुत तेजी से बढ़ो, जल्दी जल्दी बढ़ो, हमारी टेंशन खत्म करो, हम अपने पे काम कर पाए, हमारा बजट का पैसा हमारे साइंस में लगे, इसरो में लगे, डेवलपमेंट में लगे। हम इसरो जैसे 2 और जो है यूनिट खड़ी कर देना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा और जल्दी बनेगा। 2034 तक क्यों वेट करना? बेहतरीन पर्सपेक्टिव दिया आपने, सॉलिड। तो मैं तो सर ऐसा सोचता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्रिप्टो के बारे में आपने बोला जी, क्रिप्टो में स्कैम्स काफी होते हैं, क्रिप्टो में स्कैम से कैसे बचें? स्कैम्स तो सर क्रिप्टो में ऐसे ऐसे हैं कि क्या मैं आपको बताऊं। आप देखिए, चाहे वो लूना का एक स्कैम हो, टेरा, इतना बढ़िया कंसेप्ट था। क्या हुआ था जरा खुल के बताइए। अच्छा चलिए, मैं तो 2-3 स्कैम के नाम लेने वाला था। लूना में क्या हुआ सर, लूना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। साउथ कोरिया, शायद कोरिया का प्रोजेक्ट था, नॉट श्योर, साउथ कोरिया का ही था। आई थिंक डू नोन करके नाम था। एक तो ये नाम थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। उन्होंने प्रोजेक्ट क्या बनाया कि हम लोग एक टोकन बनाते हैं TUSD, मतलब कि USDT जो टीथर होता है उसी की तरह का एक स्टेबल कॉइन बनाया। और जितने भी स्टेबल कॉइन होते हैं वो US डॉलर से बैक होते हैं, ठीक है, कि भाई इतने USDT हैं तो पीछे आप इतने USD रख लीजिए तो आप बराबर हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या कंसेप्ट लगाया कि हम इसको एक क्रिप्टो करेंसी से बैक करेंगे, लूना नाम से, ठीक है। तो उनका क्या था कि अगर USDT का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो USDT का प्राइस बढ़ने के लिए इनको टीथर, उस अपना जो TUSD है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे उस टाइम पर, लूना जैसे मान लीजिए 1 करोड़ है, उसमें से कुछ हिस्सा बर्न कर देते थे कि ये कॉइन हमेशा के लिए चले गए, तो सप्लाई कम हो गई। और अगर USDT का प्राइस नीचे गिर रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो वो TUSD को बर्न कर देते थे, ठीक है। तो लूना की सप्लाई जो है हमेशा मेंटेन रहती थी और वो एक दूसरे से बैक रहते थे, तो लूना की कॉइन की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है सर। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट था। लेकिन समस्या क्या होती है कि वही कि आपने कंसेप्ट सोचकर तो सही शुरू किया, लेकिन आप बाद में पैसा आने के बाद कितने खुमार में हो। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया इस चीज़ में, उन्होंने जो है, जो मुझे एग्जैक्टली याद है सामने, कि अचानक से डू नोन एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अपनी होल्डिंग्स में ना बिटकॉइन को ऐड कर रहे हैं। ओके, अभी तक आपका बिटकॉइन का कोई रोल नहीं था, आपने बिटकॉइन को ऐड किया। अब ये न्यूज़ जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव भी थी, क्योंकि 2 लोगों के तो सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है। उस बीच क्या हुआ कि लोगों ने TUSD पे भरोसा दिखाना कम कर दिया, ठीक है। TUSD की वैल्यू गिरने लग गई, वैल्यू गिरने लग गई तो लूना प्रिंट होने लग गए। अच्छा, मैंने जो आपको बताया कि USDT बर्न होते थे, वो नहीं प्रिंट होते थे। ओके, वैल्यू चेंज होने से एक बार घटता था प्राइस, बर्न होता था, और एक बार प्रिंट होता था, तो लूना के कॉइन्स छपने लग गए। वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो छपने लगे USDT की वैल्यू 0 चली गई, उसकी सप्लाई चली गई, लूना की वैल्यू 0 आ गई, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स है। डू नोन को उसके बाद पकड़ा गया, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, सजा हुई, ठीक है। अच्छा, सबसे आप कोरिया को जा रहे हैं, मैं आपको इंडिया का स्कैम बताता हूँ। आई थिंक मेरी शुरुआत ही थी ट्रेडिंग की दुनिया में, बिट कनेक्ट का क्या गजब का, इंडिया वाले स्कैम बहुत प्यारे लेके आते हैं।
उन्होंने क्या किया हम्म, कि आप हमें बिटकॉइन दो, हम्म, हम आपके बिटकॉइन को सेफ रखेंगे, हम्म, आपके पास तो हैक हो सकते हैं, हम्म, हम रखेंगे। हमने एक बोट बनाया है, वो बोट एक कॉइन होता था इनका, आई थिंक बिन बिन करके कुछ बिट कनेक्ट का कॉइन होता था, बी एन बी बी टी कुछ नाम हाँ, था, अच्छा मेरे चलो, दिमाग हाँ से उतर गया है। ठीक है, तो वो कॉइन होता था, तो वो लोग कॉइन, कमेंट में बता देंगे लेकिन। हाँ जी कमेंट में बता हाँ देंगे। हाँ हाँ तो हाँ। एक कॉइन होता था, हम्म, वो इनका एक कॉइन होता था, उसमें 1% रिटर्न देते थे, गेन बिट नहीं नहीं, वो तो कंपनी थी, गेन बिटकॉइन अलग थी। 1% रिटर्न देते थे हाँ। कि आप बिटकॉइन यहाँ रखो, हम्म, सेफ भी है, हम्म, और जो है हम आपको रिटर्न भी देंगे। हम्म, और इसमें MLM लगा दिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग हाँ, लगा के फैला दिया। हम्म, और जो इसके फाउंडर थे उनका नाम सतीश है, सतीश कुंभानी करके शायद है। ओके, हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियंस बड़े बड़े प्यारे प्यारे स्कैम करते हैं, हम्म, और ये इतना वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ हम्म, कि एक साथ करीब 20 से 25 कंट्रीज ने एक साथ इसको पॉन्जी स्कैम करके इसको स्कैम अनाउंस करना पड़ा। तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए का स्कैम था। ओ, तो क्रिप्टो करेंसी में तो स्कैम्स की सर लाइन है, हम्म, चाहे वो FTX वाला था, हम्म, कितना अच्छा प्रोजेक्ट, कितनी अच्छी इमेज, इतना बढ़िया नाम, हम्म, सब सैम सैम सैम, FTX इतना बड़ा एक्सचेंज, FTT टोकन सबके लिए। हम्म, और उन्होंने क्या किया कि लोगों के पैसे के ऊपर हम्म, अल्मेडा इंडस्ट्रीज करके एक साइड में एक अपनी हम्म, फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई, हम्म, और लोगों का पैसा उठा के ट्रेडिंग करने लग गए। हम्म, उनका क्या लगा, अरे यार मेरे पास तो इतने बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं हम्म, लोगों के, ये खाली तो रखे हैं, चलो ट्रेड कर लेता हूँ। हम्म, ट्रेड की, हाँ, नुकसान हुआ, हम्म, न्यूज़ बाहर आ गई, खत्म, लोगों के पैसे डूबे। 25 साल की सजा हुई है। हाँ, आप सोचिए, एक टाइम पे यंगेस्ट बिलियनर, हाँ, 25 साल के लिए अंदर। अभी 25 साल के लिए अंदर। एक ट्वीट, एक गलती, वो गलती से क्या हुआ, जोश जोश में बता गए हम्म, कि हमने ये हरकत कर दी है, और आप हम्म, सोचिए आज 25 साल के लिए अंदर है। सोचिए आप एक ट्वीट से पहले बिलियनर थे, एक ट्वीट के बाद आपके मिलियन भी नहीं बचे। यही अभी रिसेंट केस भी हुआ है, पॉडकास्टर की घटना। एक सेंटेंस ही तो बोला है बस, खेल बदल गया। गेम बदल गया। मतलब मैंने किसी को तो सुना था, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा इतराओ मत, भगवान कृष्ण ने अगर इतना कुछ दिया है तो उसको सेकंड्स लगेंगे सब वापस लेने में। सही बात है। और ऐसे हमने पिछले 1 साल में मैंने बहुतों के एग्जाम्पल देख लिए, अच्छे अच्छे तरक्की करे हुए लोग, टॉप के पायदान पर पहुंचे हुए लोग, कुछ दिन कुछ मिनट बर्बाद, खेल पासा पलट जाता है। सही बात है सर। वही ना सर, मैं आपको वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब यही चीज़ है कि तेज़ी से कमाई हुई तरक्की को रख पाना बहुत मुश्किल काम है, उसका वजन उतना होता है ना, संभालना मुश्किल होता है। संभालना मुश्किल। अब संभालने के लिए मुझे लगता है उतनी काबिलियत आपको डेवलप करती रहनी पड़ेगी। करेक्ट सर। कि जितनी बड़ी सफलता मिल रही है, अब वो काबिलियत डेवलप करो उसको संभालने के लिए। काबिलियत डेवलप नहीं की है क्योंकि वो बड़ी हो गई तो आपको ले डूबेगी वो। सर आप हीरा बन गए, हम्म, किस्मत आपकी हीरा बनने की थी हम्म, कि दुनिया आपको देखे, हम्म, लेकिन घिसना भूल गए, तो हम्म। चमकोगे कैसे? तभी मैं एक चीज़ कहता हूँ कि समय खराब हो तो घबराओ मत, और समय अच्छा हो तो इतराओ मत। क्या क्योंकि सर दोनों, इनडायरेक्टली नाम भी ले रहे हैं आप? नहीं नहीं क्योंकि दोनों ही परमानेंट नहीं है, सही बात है सर, दोनों परमानेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। सॉलिड। तो वही है सर, क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत सारे हैं, वो MLM की तरह से भी चलते हैं, एक्सचेंजेस पर भी चलते हैं। तो मुद्दा स्कैम्स का नहीं है, मुद्दा सही प्रोजेक्ट ढूंढने का है। अब आप अगर पहले आप सोचिए सर, मैक्सिमम लोग बिटकॉइन को जानते हैं, और मैं लिख के कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट को सुनने वाले में से भी, अगर अगर अभी फिलहाल जब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इस चीज़ को 10 लोग सुन रहे हैं, तो उसमें से 9.9 लोगों ने बिटकॉइन का कभी व्हाइट पेपर भी नहीं पढ़ा होगा। 9, वो आप कम ही बोल रहे हो, और संख्या बढ़ा दो, मैं पढ़ा ही नहीं होगा। मैं सर 9.9 क्यों बोल रहा हूँ जानबूझकर, 10 में तो 9 ही बोलता, क्योंकि जिसने पढ़ने की कोशिश भी करी होगी उसने एक लाइन पढ़ी होगी। मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते लोग, और बिटकॉइन में पैसा लगाना है। हमने तो स्टोरी सुनी थी कि 2010 में एक बंदे ने 0.1 सेंट पर बिटकॉइन खरीदे थे, और फिर उसके बाद प्राइस 2022 में जो है $70,000 चला गया, और वो आज 5,000 करोड़ का मालिक है। तो हमने तो सुन लिया था, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि 2010 में जब लोग बिटकॉइन जानते नहीं थे, उस बंदे ने 0.1 पे भी क्यों खरीदा? क्या कभी सोचा? नहीं, हमने तो सुना था हम तो बिटकॉइन खरीदेंगे। सर समस्या यही है कि हम रिसर्च नहीं करना चाहते, और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी है कि सर आज के वक्त में ये हालत है। मैं आपको ये डेटा रीसेंट का तो नहीं बता सकता कि कल ही का है, बट आपसे करीब 1 साल पहले जब ये बुल मार्केट चल रही थी, जब 2022 के बाद आया, तकरीबन 1 लाख नए कॉइन रोज बन रहे थे। 1 लाख नए कॉइन, अब कॉइन भी नहीं बोलूंगा, टोकन होते हैं वो, 1 लाख टोकन।
तो आप सोचिए, आपको क्या पता कौन सही कौन गलत। यहाँ स्टॉक मार्केट में सिर्फ 6000 लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें से 6 अच्छे स्टॉक ढूंढने में महाभारत है। वहाँ 1 लाख टोकन रोज बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने देखा पंप करके कोई कंपनी है, उन्होंने बोला कि हम अपना टोकन ला रहे हैं, और उनके इस अनाउंसमेंट के कुछ ही मिनट बाद एक पंप नाम का टोकन बन गया। और 1 दिन में 1 मिलियन % की ग्रोथ हुई है। 1 मिलियन %। सर अब किसी को नहीं पता ओरिजिनल है कि नकली है, क्या है। सर आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को आज 78-79 साल के हैं, इतने साल जितनी वर्थ बनाने में लगे, उतनी वर्थ का ट्रंप को इन 2 दिन में हो गया। 2 दिन में हो गया, यस। आप सोचिए। तो आप सोचिए, वो $78 ही गया। मीम कोइन की खास बात जो कोई देखता नहीं है, ट्रंप कितने साल के हैं? 80+। 78 हाँ। उतने डॉलर का हाई है ट्रंप का, ट्रंप कोइन का। हाँ। जाके देख लीजिए। हाँ। मीम कोइन में मीम है, आपको देखने आना चाहिए, इसलिए तो उसका नाम मीम कोइन है। मैंने जितना आपको जाना है, आपकी क्रिप्टो की बड़ी सॉलिड नॉलेज है, तो हमारा डिस्कशन अब काफ़ी लंबा हो गया। तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि क्रिप्टो पर इनके पास बहुत खदान है, और वो खदान आप चाहते हैं कि हम आप तक लेकर के आएँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम प्रियांक जी के साथ दोबारा इन्वाइट करेंगे, क्रिप्टो पर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि हम दोबारा इन्वाइट आ जाएंगे। आप सर बिल्कुल आएंगे, पूरा क्रिप्टो का खदान उड़ेल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मज़ा आपसे बात करके, बहुत अच्छी वैल्यू एडिंग बातें आपने करी, और मुझे लगता है लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम प्रियांक सर को दोबारा इन्वाइट करें। थैंक यू प्रियांक सर, इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू सर।